तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैनोरमा पार्ट 2 का चैप्टर 5 जिसका नाम एक्सेप्टेंस स्पीच, और जिसे लिखा है, किसने लिखा है? आंग सान सू की ने। आंग सान सू की थी कौन? आंग सान सू की थी बर्मा की वो ऐसी रिवॉल्यूशनरिस्ट, मतलब कि पहले इसने बहुत सारी रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया, क्योंकि बर्मा जो था वो एक समय से उपनिवेशी था, मतलब कि उसको एज ए गुलाम रखा गया था, वो गुलाम था। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद और उस सबसे बड़े लीडर की जो भूमिका थी, उस आज़ादी को, बर्मा को जो आज़ादी दिलाई गई, उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी आंग सान सू की। उसके इसी योगदान के लिए उनको मिला नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ मिला उनको 1991 ईस्वी में। और नोबेल प्राइज़ देने के बाद हमको पता है, या तुम लोगों को भी पता होना चाहिए, कि नोबेल प्राइज़ अगर लेते हैं या कोई भी अवार्ड लेते हैं तो अवार्ड लेने के बाद हमको एक भाषण देना पड़ता है, जिसे कहते हैं ग्रहण भाषण, यानी एक्सेप्टेंस स्पीच, वो देना पड़ता है जिसको अवार्ड मिलता है। तो जब अवार्ड दिया गया था तो उस दौरान कुछ निजी कारण के कारण कुछ ऐसी घटनाएँ हो चुकी थी, जिसके कारण आंग सान सू की जो थी वो अवार्ड लेने नहीं आ पाई। तो उसके बदले उसका बेटा, जिसका नाम था अलेक्जेंडर एरिस, अवार्ड लेने वो गया। और अवार्ड लेने के बाद जब उसे एक्सेप्टेंस स्पीच देने बोला गया तो उसने एक्सेप्टेंस स्पीच दी, और उसी का एक पार्ट दिया गया है कि एक्सेप्टेंस स्पीच लेने के बाद उसने किस तरह से अपनी माँ की भावनाओं को व्यक्त किया, आंग सान सू की भावनाओं को व्यक्त किया, वो इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। तो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा गहराई से समझ में आएगा कि आखिर कहने का तात्पर्य क्या था उसका। चलो चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर की लाइन इस प्रकार है, योर मेजेस्टीज़, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो जैसे ही हम कोई स्पीच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ के दर्शक होते हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हम उनके बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ योर मेजेस्टी, मतलब जो भी लोग होते हैं उसको हम सम्मान देते हैं, कि जितने भी गणमान्य आदरणीय लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएँ, भाई बहन जो भी हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और नमस्कार करने के साथ वो अपनी स्पीच को शुरू करते हैं। जैसे बोलते हैं, आई स्टैंड बिफोर यू हियर टू एक्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माई मदर आंग सान सू की द ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस, द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ नोबेल प्राइज़ देने के लिए अपनी माँ के बदले, अपनी मेरी माँ जिसे ये प्राइज़ मिला है, क्यों मिला है? शांति के लिए मिला है। तो उसके बदले आज मैं यहाँ पे नोबेल प्राइज़ ग्रहण करने आया हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी माँ की भावनाओं को मैं अपने स्पीच के माध्यम से आपके सामने रख पाऊँ, क्योंकि भाग तो उन्होंने लिया, अवार्ड उन्हें मिला है, लेकिन भाषण मैं दे रहा हूँ। फिर भी मैं अपने भाषण के दौरान ये दिखाने की कोशिश करूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया इस अवार्ड के लेने से पहले या इस अवार्ड के कारण, वो सारे एक्सप्रेशन को कोशिश करूंगा मैं अपनी स्पीच के द्वारा आपके सामने बयां कर पाऊँ। ये बोला उसके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने स्पीच को स्टार्ट करने के साथ। Firstly, I know that she would begin by saying that she accepts Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all people of Burma। तो यहाँ उन्होंने कहा कि देखिए, माँ भी अगर अवार्ड ले तो जो स्पीच की शुरुआत करती वो इस तरह से ही करती कि वो बोलती कि मैं जो ये अवार्ड ले रही हूँ, ये मैं खुद के लिए नहीं ले रही हूँ, ये मैं पूरे बर्मा के लोगों के लिए ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बस मेरा हाथ नहीं है। बर्मा को आज़ादी दिलाने में या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्ट में आगे पार्टिसिपेट करवा के एक विजयी कंट्री बनाने के लिए बस मेरा उसमें हाथ नहीं था, उसमें बर्मा के हर एक लोगों का बराबर का योगदान था। इसीलिए यह अवार्ड बस मुझे नहीं जाता है, बर्मा के सभी लोगों को जाता है। और वो कहती है, शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर बट टू ऑल दोज मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हु इवन एज आई स्पीक continue to express their well-being, their freedom and their lives in the pursuit of democratic Burma। तो आगे वो अलेक्जेंडर एरिस कहता है कि मम्मी ये भी बोलती साथ ही साथ कि ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड में सबका बराबर का योगदान है, चाहे वहाँ के लोग हों, वहाँ की महिलाएं हों, वहाँ के बच्चे हों, या वहाँ के जितने भी सामुदायिक जितने भी सदस्य हैं, मतलब उस कंट्री के, सबका बराबर का योगदान था बर्मा का। और साथ ही साथ इसमें सब लोगों ने जितना भी योगदान दिया है, चाहे वो कम हो, कमतर हो, ज़्यादातर हो या थोड़ा सा योगदान हो, उस सब का योगदान बराबर भूमिका अपनी दिखाता है वहाँ पे, जिसके कारण लोगों को बराबर योगदान, सबके थोड़े योगदान के कारण किसी ने भी अपना योगदान ऐसा नहीं दिया है। सब ने बराबर पार्टिसिपेट किया, बराबर योगदान दिया और बराबर लगन से आज़ादी के लिए लड़े। तो इसमें जितने भी बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाएँ, पुरुष हैं, सबका योगदान है और सब अवार्ड के लिए बराबर भागीदार हैं। देयर is the prize and there will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। ये जो जीत है बर्मा के बहुत बड़े लड़ाई की, संघर्ष की, और ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो ये जितने भी लोगों का समुदाय है, इन सब के लिए हम लोग जो लड़े, तो ये विजय उन सब की एक जीता जागता उदाहरण है, जो ये दर्शाता है कि अगर मेहनत कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रगल किया, हम लोगों ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि आज
बर्मा जो है एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है, एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में जी रहा है। स्पीकिंग एज हर सन, तो अब बोलते हैं अलेक्जेंडर एरिश कि उनके बेटे के तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ। हाउएवर आई वुड ऐड दैट आई पर्सनली बिलीव दैट by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मेरी माता जो हैं, मैं पर्सनली विश्वास करता हूँ, ये अपनी माँ की तरफ से नहीं बोल रहा है, ये अलेक्जेंडर खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है कि वो माँ के बारे में क्या सोचता है। वो बता रहा है कि मेरी माँ जो थी, मैंने पर्सनली देखा है उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की, कितने ज़्यादा दुखों को सहा, कितना ज़्यादा बलिदान दिया, अपने नैतिक, अपने जीवन के जो निजी बलिदानों को उन्होंने त्यागा, उनके निजी खुशियों को त्यागा बर्मा की खुशी के लिए। और बस उन्होंने नहीं, वहाँ के सारे लोगों ने त्यागा। और मैंने वो उनकी ज़िंदगी देखी है, कैसे वो एक गरीब लोगों के दुखों की एक नेता बन के उभरी। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया और मैंने माँ को ऐसा करते देखा। एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट। और ये जो दुख था जो वहाँ बर्मा के लोगों ने देखा, उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो ऐसा दुख था कि होता क्या था कि उस समय जब कोई भी देश किसी के अंडर में गुलाम होता है, तो क्योंकि उस पर अत्याचार होता है। अब तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुमको जितना कम काम करवाया जाएगा या जितना ज़्यादा काम करवाया जाएगा उतना कम ही तुमको पैसा मिल रहा था। वहाँ पे उपनिवेशी की ज़िंदगी होती थी, मजदूरी करवाते थे, ज़बरदस्ती काम थोपा जाता था और काम करवाने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे, उल्टा मारपीट मिलती थी और ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था और अलग अलग तरह के अत्याचार, शोषण होते थे वहाँ के लोगों पे। तो वो हर एक चीज़ जो है उसका बेटा खुद भी फील कर चुका था। तो वही बोल रहा था कि मैं ये जो लाइन है ये अपनी माँ के बदले नहीं बोल रहा हूँ, या मैं खुद की एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरी माँ ने कैसे फेस किया बर्मा के लोगों के साथ ऐसी ज़िंदगी। और ये ज़िंदगी और ये दुख को हम लोग नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने इसे सहा है। The plight of those in the countryside and towns living in the poverty and destitution, those in prison battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma dying of malaria in the jungles of which they have fled, that of the Buddhist monks beaten and dishonored। हुआ क्या कि इस लाइन के माध्यम से बताया उन्होंने कि वहाँ के लोग देखो गरीब थे, पैसे नहीं थे, बीमार पड़ रहे थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, सब तड़प रहे थे। और वो जो ज़िंदगी थी वो ऐसी ज़िंदगी थी, उससे बेहतर था कि हम लोग मर ही जाएं, क्योंकि वैसी ज़िंदगी जीने लायक हो नहीं सकती। ना आपको टाइम पे खाना मिल रहा है, ना आपका इलाज हो रहा है, बीमार पड़े जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। उल्टा वैसी परिस्थिति होने के बावजूद भी जो वहाँ पे राज कर रहे थे दूसरे कंट्री के लोग, वो उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे। ऐसी बीमारी होने के बावजूद, भूखे मरने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा भी वहाँ चलना है, 10 कदम जीना है, आगे बढ़ना है, तो आपको काम करना पड़ेगा और ऊपर से खाना भी नहीं मिल रहा है। तो वो ज़िंदगी से बेहतर था कि वहाँ पर मरना ही बेहतर था। और वो जो कंट्री के जितने भी लोग थे वो इस ज़िंदगी से एकदम तंग आ चुके थे। और शायद ये अगर ज़िंदगी आगे बनी रहती तो पूरे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि शायद वहाँ का कोई भी लोग मरने से बेहतर, जिंदा रहने से बेहतर, मतलब कि मरना बेहतर समझता। ऐसे टॉर्चर किया गया था। और ये एक ऐसे मलेरिया की बीमारी की तरफ फैल गया था जो कि संक्रमित लोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और मतलब जैसे संक्रमण के रूप में मलेरिया होती है ना, तो मलेरिया बीमारी है कि संक्रमित लोगों को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और उसके संपर्क में जो भी आता है वो सब संक्रमित हो जाता है। वैसे ये जो बीमारी थी, गरीबी थी, पॉवर्टी थी, ये सब इसी तरह से फैल रही थी। क्योंकि किसी को एक से, मान लो एक आदमी से एक परिवार जुड़ा होता है, तो किसी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य मान लो जो कमा रहा है, वो खुद ऐसी परिस्थिति जी रहा है जिसको खाने पीने के लिए, अगर वो मेहनत भी कर रहा है तो उसे खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। और उसके साथ जुड़े हुए परिवार के सभी सदस्य जो उस पर निर्भर हैं, अगर मान लो उसके मेन मेंबर को पैसा नहीं मिलेगा, वो खुद बीमार पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उसका क्या होगा? वो भी उसी ज़िंदगी को जिएंगे ना, क्योंकि खाना पीना तो मिलेगा नहीं, पैसे तो रहेंगे नहीं। तो एक के साथ सारे लोग जो उससे कनेक्टेड थे सब बीमार हो गए। तो वही बताया गया कि एक मलेरिया की बीमारी की तरफ फैल चुका था, जो कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और संक्रमण पूरी ओर फैलते जा रहा था। Nor should we forget to many seniors and highly respected leaders beside my mother who are all in certain state। मतलब हुआ क्या था कि ये बता रहे हैं कि मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मेरी मम्मी के साथ, मेरी माता के साथ इस लड़ाई में नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप दिखा रहे थे। बस मेरी मम्मी ही इसमें लीडर नहीं थी, और भी कुछ लोग थे जो साथ ही साथ मम्मी के एक्यूरेट कदम बाय कदम उनका साथ दे रहे थे। और उनकी भी लीडरशिप और के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, वो जेल में भी रहे, बंदी बन के रहे, फिर भी उन्होंने अपना आंदोलन कम नहीं किया, उससे बाहर निकले, फिर वो उन्होंने आंदोलन किया, फिर जेल गए। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लास्ट तक लड़ते रहे। उन पर इतने अत्याचार, शोषण के बावजूद, जेल जाने के बावजूद, बंदी की लाइफ जीने के बावजूद उन्होंने अपना ये जो स्ट्रगल है वो जारी रखा।
और पूरे गर्व के साथ जारी रखा, एकदम रेपुटेशन के साथ। ये नहीं कि हमने ये दिखाने की कोशिश की कि अरे अब हमसे नहीं हो पाएगा, ज़बरदस्ती करें, नहीं। उतना शोषण होने के बावजूद भी उनकी जो स्थिति थी वो एकदम अलग इनर्जेटिक लग रहे थे। कितना भी मतलब शोषण मारपीट हो रहा था लेकिन उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही थी। अगली बार फिर आते, जेल गए, जेल से उन्हें निकाला गया, फिर उसी एनर्जी के साथ फिर आते थे, फिर उनके साथ मारपीट होती तो उन्हें जेल में डाला जाता था, उन्हें कैदियों की भांति पीटा जाता था, फिर वो बाहर निकलते थे। और जो उनको कैदी या बंदी बना के रख रहे थे उन्हें लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि फिर दोबारा ये उस हिम्मत के साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। दोबारा वो फिर उसी हिम्मत के साथ फिर से रिवॉल्यूशन में लग जाते थे और फिर आंदोलन करने लगते थे। और फिर इसी का असर था कि वहाँ की जो सत्ता थी, जो दूसरे कंट्री की सत्ता थी जो वहाँ पर शासन कर रही थी, उसे एट लास्ट वहाँ पर छोड़ना पड़ा वो जगह। The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and needed। तो वो बताया जा रहा है कि अभी के ज़माने में जो है बर्मा के लोग हैं वो खुश महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़रूरत, इतनी ज़्यादा गरीबी होने के बावजूद भी आखिरकार उन्हें वो ज़िंदगी जीने के लिए मिल रही है जिसकी वो अपेक्षा शुरू से करते आ रहे थे और शुरू से जिसके लिए वो लड़ रहे थे। एट लास्ट उसमें उसे सफलता मिली और ये बात सोचकर उन्हें खुशी हो सकती है। We must also remember that the lonely struggle taking place in heavily guarded compound in Rangoon is a part of much larger struggle। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्ट्रगल हुआ था रंगून में, इकलौता स्ट्रगल हुआ था यहाँ पे, ये एक ऐसा स्ट्रगल था जो इकलौता स्ट्रगल ये बताता है कि यहाँ पे स्ट्रगल को करने के बाद सफलता मिली। क्योंकि उस समय कोई और कंट्री जो था, जो किसी के अंडर में मतलब कि उपनिवेश बन के जी रहा था, उसमें ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन ये जो है रंगून बर्मा जो एक एग्जांपल सेट किया कि अगर हम स्ट्रगल करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम एक लैंडमार्क सेट कर सकते हैं, ट्रेंड सेट कर सकते हैं। जो कंट्री जो दब के रहती है, उपनिवेश की ज़िंदगी जी रही है, इतनी स्ट्रगल कर रही है अपनी ज़िंदगी के साथ, उसे भी आगे आना चाहिए और वो भी इस स्ट्रगल की तरह खुद का भी स्ट्रगल स्टार्ट करके अगर चाहे तो मेहनत करने के बाद उसे भी आज़ादी मिल सकती है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ सेट हुआ और ये पूरे इंडिया, मतलब पूरे बर्मा में, पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट हुआ। और इसके बाद जो है कई ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने फिर से स्ट्रगल स्टार्ट किया, जो कि दब चुके थे, जिन्होंने सोच लिया था कि हम लोग आज़ाद नहीं हो सकते, हम लोग बाहर नहीं आ सकते। उन्हें भी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने भी लड़ना शुरू किया अपने के ऊपर जो शासन कर रहे थे या जिसके अंदर वो गुलामी सह रहे थे, उसके अगेंस्ट। वर्ल्ड वाइड फॉर द emancipation of the human spirit from the political tyranny and psychological subjection. The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in the struggle wherever they may be। तो ये जो प्राइज़ मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि ये सब इस स्ट्रगल में शामिल हुए। साथ ही साथ शामिल होने के बाद, इस स्ट्रगल के बाद उनकी इस स्ट्रगल को लोगों ने समझा और उसके स्ट्रगल को सम्मान दिया। और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर एक सिचुएशन ऐसी आई हुई थी कि वहाँ पे लोगों को एक परिस्थिति में जीना पड़ रहा था, एक बंद से ज़िंदगी की, मतलब चारों ओर से आपको सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है और आपको हर एक कदम पूछ के उठाना है, आप यहाँ से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे इस संघर्ष, इस परिस्थिति में रहने के बाद भी वहाँ के लोगों ने इस संघर्ष को नहीं छोड़ा और ये प्रूव किया कि अगर संघर्ष करो देन आपको विक्ट्री मिल सकती है, आज़ादी मिल सकती है। ये एग्जाम्पल के कारण हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे एग्जाम्पल को पेश किया जाए देन कोई भी कंट्री साइड, कोई भी कंट्री के जो लोग होते हैं उन्हें मेहनत के बाद उनका परिणाम मिल सकता है, आज़ादी मिल सकती है। It is not without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world। और इस बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के या बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि जो ओस्लो में, जो ये ओस्लो एक जगह है जहाँ पे मनाया जा रहा था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये दिवस है ये जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ये मानव के अधिकार के लिए, स्पेशली इसीलिए ये दिन बनाया गया क्योंकि इस दिन हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हमारा जो अधिकार कोई शोषित कर रहा है या हमारा जो अधिकार है वो कोई और अगर ग्रहण कर लिया है, हमको नहीं जी रहा है, देने दे रहा है अपने अधिकार के साथ, तो इस दिन हम आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि ये दिन स्पेशली बनाया गया है कि मानव के अधिकार को दूसरे के प्रति दिखाने के लिए, अगर वो अधिकार उससे छीना जा रहा है तो हम वो शो कर सकते हैं सामने वाले को कि हमको इस दिन, हमको अधिकार के लिए लड़ाई करने का हक है। इसीलिए स्पेशली ये दिन बनाया गया। Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee. Just a few days ago, the United Nations passed a unanimous and historic resolution welcomed Secretary General Javier Perez de Cuellar statement on the significance of the award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release for the detention। यहाँ बोलते हैं मिस्टर चेयरमैन, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको बोला कि मिस्टर चेयरमैन सुनिए, ये जो
अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी समितियां हैं, कम्युनिटी हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की और कुछ ही दिनों में ऐसे नए नए प्रोग्राम्स लाए, ऐसे ऐसे नई चीज़ें लाई, जिसके साथ अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग जगहों पे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला। क्योंकि ये गतिविधियाँ जो मतलब एक वर्ल्ड को एक संस्थान होता है जो पूरे विश्व को एक एक गाइडलाइन देता है, जैसे WHO हो गया, WHO का नाम सुना है, UNO हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो सब अपने अपने एक यूनिट चलाते हैं, जैसे WHO हो गया और उसके बाद WLO हो गया, यूनिसेफ हो गया। तो ऐसी तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनका काम है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग घटनाएं, जैसे WHO हो गया, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम क्या है कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य की परिस्थिति क्या है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, उसके बारे में जानना। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम क्या है, लेबर मतलब क्या होता है, मजदूर संगठन। उनका काम है कि पूरी दुनिया में मजदूरों का कैसा व्यय है, या उनको कितना कम से कम दर्ज दिया जा रहा है, हर मेहनताना दिया जा रहा है, अगर कम दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसको रोका जाए, उन सब के बारे में देखा जाता है। अलग अलग है। यूनिसेफ है, उसका जिम्मेदारी है कि जैसे बच्चे सब, बहुत लोग गरीब बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं, लड़कियों की शादी कर देते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। और लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं, या लड़कियां जो उसकी 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि लड़कियों की एज जो है वो पढ़ने की है, और शादी करने की भी एक उम्र होती है, उस सीमा से पहले उससे शादी नहीं करनी है। तो ये जो है UNO का कुछ संगठन है जिनका काम है कि लोगों को अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग विषयों पे जानकारी देना, उनको समझाना कि जो चीज़ें गलत है वो गलत हैं, तो उन्हें सुधारिए, उसे सही तरीके से सामने पेश कीजिए। उन सब का भी इन्होंने धन्यवाद दिया। और जो नेशनल सेक्रेटरी थे वहाँ के, उनका नाम था जेवियर पेरेस डी क्यूलर, उनको भी एक स्टेटमेंट देके एक धन्यवाद व्यक्त किया कि आपके कारण ही पूरी दुनिया में अलग अलग मैसेज जा रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कि किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर करें, या जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसे सुधारा जाए। Let it never be said by future generations that indifference to live up to the ideas of humanism with the Nobel Prize encapsulates। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो नोबेल प्राइज़ है क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है कि आप कुछ ऐसा अतुलनीय योगदान कीजिए कुछ डिपार्टमेंट में जो कि कोई और नहीं कर पाया है। तो अगर हम नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं तो नोबेल प्राइज़ वही आदमी ले सकता है जो ऐसा योगदान दे चुका हो। तो हमको ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम ऐसी गतिविधियाँ जिसमें हम कुछ एक्शन ना लें, सब चीज़ों को सहते हुए ये एक्सपेक्ट करें कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं तो कुछ ऐसा योगदान मैंने किया होगा, या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, या पूरे कंट्री ने ऐसा योगदान दिया होगा, इसलिए हम डिज़र्व करते हैं नोबेल प्राइज़ देना। अगर हमको नोबेल प्राइज़ आगे चल के लेना है तो हमको कुछ ऐसे योगदान करने पड़ेंगे ताकि हमको सामने वाला है पूरी दुनिया देखे कि ये जो आदमी है या ये जो देश है ये डिज़र्व करता है नोबेल प्राइज़ के लिए। ऐसे बैठे रहने से और चुपचाप रहने से कुछ नहीं हो सकता है। Let the striving of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound of the starless midnight of the racism and war. मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पहचानते हो? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे एक अफ्रीकन थे, और उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ, मतलब कि रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया था। जैसे कि अफ्रीका में क्या था, वहाँ के कुछ लोग गोरे हुआ करते थे, कुछ काले हुआ करते थे। तो जो काले लोग हुआ करते थे उसके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। गोरे लोगों को बड़ी नौकरी दी जाती थी, काले लोगों को कम से कम मेहनताना दिया जाता था, छोटी नौकरी दी जाती थी, और मतलब उसके साथ अजीब नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता था। तो इन्होंने उसके अगेंस्ट आंदोलन किया, और एट लास्ट अफ्रीका को मानना पड़ा कि नहीं, दोनों को बराबर बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। तो वही यहाँ पे जो अलेक्जेंडर एरिस ने उनकी एक लाइन का यूज़ किया है, और उस लाइन में उन्होंने कहा है कि मार्टिन लूथर किंग ने एक लाइन बोली थी कि द ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बॉन्ड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। मतलब मानवता को कभी भी रंग भेद या लड़ाई के सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। वो कुछ समय तक बंध सकता है, लेकिन हम परमानेंट उसको नहीं बांध सकते हैं। कभी ना कभी वो बंधन जो है टूटेगा, और वो सारी चीज़ें बाहर हो जाएगी या बाहर आ जाएंगी जो गलत हैं, और एट लास्ट उसको ख़त्म होना पड़ेगा, और वो सब चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि इन्होंने भी लड़ाई करके उतने बड़े लंबे चौड़े वो जो नियम चल रहे थे, रिवाज चल रहे थे कि काले को ऐसा किया जाएगा, दुर्व्यवहार किया जाएगा, और जो गोरे हैं उसे बहुत ऊपर पोस्ट दिया जाएगा, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और जीत मिली। और देखो, इसीलिए उन्होंने भी एग्जाम्पल सेट किया कि ये जो ये जो भेदभाव होता है रंग भेद का, या लड़ाई जो है, ये ज़्यादा दिन तक बंधनों में नहीं बन सकती है। इसको बंधन में बांध के हम रख नहीं सकते हैं। ये कभी ना कभी ख़त्म होगा, और फिर ये जो बाहर आएगा तो फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, सब नॉर्मल हो चुका होगा। और ये विश्वास रखने की चीज़ है बस। Let the efforts of us all prove that he was not a mere dreamer when he spoke that the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than the diamonds of silver। और एट लास्ट इन्होंने ये कहा, अलेक्जेंडर एरिस ने,
कि हमारी मेहनत जो हम लोगों ने म्यांमार बर्मा में किया वो भी ये दर्शाती है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोला था वो गलत नहीं है। अगर हम लोग मेहनत करते हैं, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो बिल्कुल वो असर करेगा और एट लास्ट हमको परिणाम सही ही मिलेंगे। और ये भी बोला कि ये जो भाईचारा होता है और ये जो शांति होती है, ये हीरे सोने चांदी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हीरे सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। हीरा सोना चांदी आपको खुशियाँ दे सकता है लेकिन वो खुशियों को बनाए नहीं रख सकता, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो ये परमानेंट आपके साथ बनी रहेंगी। बस ये था एक्सेप्टेंस स्पीच। उम्मीद है समझ में आया होगा। आ गया ना समझ में? बस चैप्टर में बस आज के लिए इतना ही था।